बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 20 पढ़ रही हैं, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ है। बच्चों, इस पाठ का नाम है विप्लव गायन, जो कि क्या है? एक कविता। और इस कविता को लिखने वाले हैं हमारे कवि बाल कृष्ण शर्मा नवीन। नवीन इनका उपनाम है। आपको नाम पढ़कर लग रहा होगा कि इन्होंने अपने पीछे नवीन क्यों लगा रखा है। बच्चों, यह उपनाम इन्होंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये नवीनता में विश्वास करते हैं। नवीनता में क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। समाज में प्रगति हो इस बात में विश्वास करते हैं और प्रगति लाना भी चाहते हैं, और इसके लिए अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागृति फैलाना चाहते हैं। तो बच्चों, आज आप एक ऐसे महान कवि की कविता मेरे साथ पढ़ेंगे जिसका कि नाम है विप्लव गायन। बच्चों, मैं आपको एक बार इस कविता के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये कविता उस समय लिखी गई थी। किस समय लिखी गई थी? जिस समय हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेजों का गुलाम था उस समय कवि को लगता था हमारे देश के युवाओं के मन में कुछ आशा का संचार हो, कोई नई बात हो, उसके लिए मुझे कविता लिखनी चाहिए। कवि वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखते थे उस समय भी, लेकिन उन्होंने यह कविता विशेष रूप से हमारे युवाओं के मन में एक लहर उत्पन्न करने के लिए लिखी थी। तो आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं विप्लव गायन। विप्लव का क्या अर्थ होता है? बच्चों, विप्लव का होता है विद्रोह। गायन यानी गीत, विद्रोह का गीत। बच्चों, आपको मैं ये कविता पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कविता का एक छोटा सा परिचय देती हूँ। आइए चलते हैं परिचय की तरफ। विप्लव गायन कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है। बच्चों, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो कविता या पाठ जो भी पढ़ रहे हैं उस पाठ के लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न इससे भी संबंधित कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज आप जो कविता मेरे साथ पढ़ रहे हैं उस कविता का नाम है विप्लव गायन और उसके कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। जड़ता के विरुद्ध और गतिशीलता की कविता है। यह कविता कैसी है जो कि आज आप पढ़ेंगे? यह जड़ता के विरुद्ध है और गतिशीलता की कविता है, यानी कि हमारे समाज में गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। कवि क्या करना चाहता है? कवि चाहता है कि जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जितने तरीके के दोष हैं, उन सबको वो दूर कर कर हमारे समाज में नया सृजन करना चाहता है, यानी कि नया समाज बनाना चाहता है जिसमें कि क्या हो? जिसमें कि कोई भी बुराई ना हो, हमारे युवा हमेशा उत्साहित रहे। विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इस कविता में वो अपने विद्रोही स्वर के द्वारा लोगों के मन में परिवर्तन पैदा करना चाहता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कविता। देखिए क्या है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बच्चों, ये उधर है। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि अपने मन से बात करते हुए कह रहा है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी कि कुछ ऐसा राग पैदा करो, कुछ ऐसी राग हमें सुनाओ जिससे कि सुनते ही मन में उथल पुथल मच जाए, यानी कि मन में हलचल मच जाए। हमारा मन जो शांत बैठा है, किसी भी चीज़ को समझना नहीं चाहता है, उसमें कुछ हलचल उत्पन्न हो। एक हिलोर उधर से आए और उस गीत को सुनकर हमारा जो शांत मन है उसमें एक लहर तो उधर से आए और दूसरी
दूसरी लहर इधर से आए। यानी कि तुम अपनी गीत इस तरह के बनाओ जिसे सुनकर हमारे मन में आशा की भावना का संचार हो, ओज की भावना का संचार हो, हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँच गए हैं और अब हमें क्या करना है। देखिए फिर आगे, सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सावधान। सावधान हम कब कहते हैं, जब किसी को सचेत करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कभी वीणा के स्वर सुने हैं? वीणा के स्वर कैसे होते हैं? बहुत मधुर होते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। यानी कि जो मेरी वीणा अभी तक मधुर स्वर में गाया करती थी, उसमें चिंगारियां आकर बैठ गई हैं। यानी अब वो मधुर स्वर उत्पन्न नहीं कर रही हैं। मेरे मन में इतना अधिक विद्रोह भर गया है, इतना अधिक विद्रोह की भावना का संचार हो गया है कि अब वह मधुर स्वर की जगह चिंगारियां निकालने लगी हैं। टूटी हैं मिज़राबें। बच्चों, ये मिज़राबें क्या होती हैं? ये मिज़राबें जब हम वीणा बजाते हैं तो वीणा बजाते समय उसके तारों को छेड़ने के लिए हम अपनी अंगुली में कोई छल्ला सा पहनते हैं, उसे हम मिज़राबें कहते हैं। तो जिस मिज़राबों को पहनकर मैं वीणा बजाया करता था, वो मिज़राबें टूट गई हैं। यानी मेरे अंदर बहुत अधिक विद्रोह की भावना पैदा हो गई है। अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, और जो मेरे हाथों की उंगलियां हैं, जिन दो उंगलियों का प्रयोग करके मैं वीणा बजाया करता था, वो मेरी अंगुलियां ऐठ गई हैं। यानी कि मेरा जो मन है वो समाज में जड़ता व्याप्त है, जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उनको देखकर बहुत अधिक शुद्ध हो गया है। चलते हैं आगे। देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत स्वर के गायन से, रुद्ध गीत की कुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। देखिए कवि क्या कह रहा है, कंठ, कंठ यानी होता है गला, कि मेरा जो महानाश का गीत है उसको सुनकर, उसको देखकर ही मेरा जो कंठ है वो रुक गया है। यानी कि इस समाज में जो महानाश हो रहा था उसका गला अब रुक गया है। और मारक गीत रुद्ध होता है। मारक गीत किसे कहते हैं हम? जो कि मृत्यु या विनाश को आमंत्रित करता है। उस मृत्यु और विनाश का भी जो गीत है वह भी रुक गया है। और जो मैं गाऊंगा उस गीत को सुनकर जो मेरा हृदय तल है, यानी जो मेरे हृदय की गहराई है, उससे प्रत्येक क्षण में उसी पल आग लग जाएगी। अब शुद्ध युद्ध होता है। यानी अब जो मेरा मन है वो दुखित हो गया है और अब दुखी मन से युद्ध हो रहा है। और जो मैं अपनी वीणा से अब आवाज़ निकालूंगा, विद्रोह के स्वर पैदा करूंगा, उससे जो समाज के झाड़ और झंकार हैं, यानी कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो दग्ध हो जाएंगी, यानी कि जल जाएंगी। यानी जब अब मैं विद्रोह करूंगा, विद्रोह की भावना से संबंधित गीत गाऊंगा, लोगों के मन में इस भावना का संचार करूंगा, तो हमारे समाज में जो जड़ता, विषमता, जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, उन सारी की सारी बुराइयां अब जल जाएंगी। कब जल जाएंगी? इस ज्वलंत गायन के स्वर से। यानी कि जब मैं अब ऐसी तान छेड़ूंगा जिससे कि उथल पुथल मच जाएगी। यानी अब मैं अपने ओजपूर्ण शब्दों से, ओजपूर्ण वाणी में कविता गाऊंगा, लोगों में उत्साह की भावना का संचार करूंगा। उसको गाने मात्र से जितने भी झाड़ झंकार हैं वो जल जाएंगे। किससे जल जाएंगे? ज्वलंत गायन के स्वर से। यानी कि मैं लोगों में नई जान फूकूंगा, नई ऊर्जा का संचार करूंगा, लोग विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इससे जो हमारे समाज की बुराइयां हैं वो सारी
सारी की सारी हट जाएंगी। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से। जो मेरा गीत है वो रुद्र गीत है, रुका हुआ गीत है, और इसकी जो तान है, इसका जो स्वर है वो कैसा है, क्रोधित है। लेकिन जब अब यह मेरे अंतरतर यानी मेरे मन से निकलेगा तो वह ऐसा निकलेगा कि पूरी की पूरी बुराइयों को जला देगा। चलते हैं आगे। कण कण में है व्याप्त बहीश्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। बही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू बिलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। देखिए कवि कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कण कण में यानी जो रोम रोम है उसमें यही स्वर व्याप्त है। कौन सा स्वर व्याप्त है? विद्रोह का स्वर व्याप्त है। सब विद्रोह करना चाहते हैं। बच्चों हम विद्रोह कब करना चाहते हैं? हम विद्रोह उसी समय तो करना चाहते हैं जब किसी के प्रति हमारा मन पूरी तरह से भर उठता है। आप लोगों ने अखबार वगैरह पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मजदूर वर्ग है वो कारखानों के जो मालिक हैं उनसे बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, उनकी नीतियों से बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, और दुखी हो जाने के बाद वो हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल करना भी विद्रोह का एक ही रूप है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कण कण में व्याप्त वही स्वर, कि अब जो कण कण है, रोम रोम है, उसमें अब एक ही स्वर व्याप्त है। और वह स्वर कैसा है? वह स्वर विद्रोह का स्वर है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि। अब जो हमारा रोम रोम है वह भी एक ही ध्वनि गाता है। कौन सी ध्वनि गाता है? आगे बढ़ने की ध्वनि गाता है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट किसे बोलते हैं? कालकूट का अर्थ होता है जहर। क्या होता है? जहर। और फणी, फणी बोलते हैं शेषनाग को। जिस प्रकार से जो जहरीला शेषनाग होता है जो कि अपने मन में हमेशा जो उसके पास चिंतामणि होती है उसकी चिंता में लगा रहता है, ऐसे ही अब कवि का मन अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। समाज की बुराइयों को दूर करने के बारे में सोचता रहता है। वह चाहता है कि युवा वर्ग को इतना अधिक आक्रोशित कर दे, यानी युवा वर्ग के मन में इतनी अधिक अपनी ओजपूर्ण वाणी से संचार कर दे कि वो भी हमेशा एक ही चिंता में व्यस्त रहें, एक ही कार्य में व्यस्त रहें। वह कार्य क्या है? हमारे समाज को आगे बढ़ाना। कैसे आगे बढ़ाना? सारी बुराइयों को दूर करके हमारे समाज के युवा वर्ग हैं वो समाज को एक नई दिशा में ले जाएं। फिर देखिए, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि कह रहे हैं कि आज मैंने अपने जीवन के सभी राज जान लिए हैं, सभी राज समझ लिए हैं। क्या समझ लिए हैं? देखिए, भू बिरलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। आज मैंने जान लिया है। भ्रू बिलास किसको कहते हैं? जो हमारी बोहें हैं उसके इशारे से महानाश हो जाता है। यानी कि हमारे युवाओं में इतनी अधिक शक्ति है कि वो एक आंख के इशारे से, सिर्फ बोहें के ऊपर नीचे करने से, एक इशारा देने से, एक रास्ता बताने से पूरी बुराइयों को महानाश की तरफ ले जा सकते हैं और नवीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। पोषक सूत्र परख आया हूँ और मैं यह देख पाया हूँ, यह जान लिया है मैंने कि जब सारी की सारी बुराइयाँ खत्म होगी उसके बाद ही हमारे समाज में शक्ति प्रदान करने वाले तत्व आएंगे। इस बात को मैंने अच्छी तरह से जांच लिया है, समझ लिया है।
बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 20 विप्लव गायन की कविता जो कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई थी वह आपने पढ़ी। इस कविता को पढ़कर आपके मन में भी आशा और उत्साह का संचार हो गया होगा। अब आप लोग भी बहुत अधिक जोशीले हो गए हैं। बच्चों, आपको इस कविता से प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है कि आपको आपके समाज में अगर कहीं भी कोई भी ऐसी बुराई देखने को मिले जो आपको लगे कि यह हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, तो आप उस बुराई के बारे में सोचकर उसके प्रति अपने मन में विद्रोह की भावना का संचार करेंगे ताकि आने वाले समय में हम उस बुराई को दूर कर सकें। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।